नमस्कार साथियों, मैं हमें द्विवेदी द कलेक्टिव लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। तो इस समय हम क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड अध्याय इसका देखेंगे, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उससे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोग के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। प्राचीन समय में भी लोग यात्राएं किया करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। ये हम अध्याय 1 में ही देख चुके हैं। तो ये एक तुषार नाम का बच्चा है, इसके मन में ये सारे सवाल आते हैं जब वो रेलगाड़ी से कहीं की यात्रा कर रहा होता है। वे इधर से उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक मतलब जो शिकार करते थे और जंगलों से फल फूल पौधे पत्ते इकट्ठे करके अपने भोजन के लिए इकट्ठा किया करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इस तरह का काम करते थे, उन्हीं के नाम पर उनको इस तरह से बोला जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो प्राचीन समय में जब वो खेती नहीं किया करते थे तो क्या करते थे? मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे या शिकार किया करते थे। पौधों से फल फूल जो भी मिलता था उसको वो इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। उनमें से पहला कारण क्या था? अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। जहाँ पे एक जगह पे मान लीजिए वो निवास कर रहे हैं, वहाँ के आसपास जितने भी जानवर थे उनको मार करके वो खा जाते थे। पेड़ पौधे जो थे उसके ज़रूरी फल फूल सभी वहाँ से खा लेते थे। तो वहाँ खाने के लिए चीज़ें बचते ही नहीं थे। अब जब खाने के लिए चीज़ें नहीं बचेंगी तो उसके लिए क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह वो पलायन किया करते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। यह भी कारण हो सकता है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण गाय जैसे पशु क्या करते थे, एक जगह उनका खाना खत्म, घास खत्म हो गई तो दूसरी जगह वो पलायन कर जाते थे। इस वजह से लोगों को भी उनके पीछे पीछे दूसरी जगह जाना पड़ता था। तीसरा कारण यहाँ पे ये दिया गया है, पेड़ पौधे और फूल फल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। पेड़ कई तरीके के होते हैं, हर महीने में अलग अलग तरीके के फल देते हैं। मतलब सभी का फिक्स होता है कि कुछ समय कोई देगा, किसी समय कोई देगा। तो उसके अनुसार क्या होता था कि जिस सीजन में जो पौधा पेड़ पौधा वहाँ पे फल दे रहा है उसको सर्च करते, उसको ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। तो चौथा कारण क्या हो सकता है कि जो भी पानी था, कुछ नदियों में तो हमेशा रहते हैं तो उनकी बात अलग है, पर मान लीजिए जहाँ पे पानी सिर्फ बारिश के मौसम में ही रहता है, बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं, तो उन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए क्या समस्या हो जाती थी कि गर्मी के सीज़न में जब पानी समाप्त होने लगता था तो वे पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरी जगह जाते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? वास्तुविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों,
उनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो वो इस तरह के औजार बना करके इसका क्या उपयोग करते थे? काटने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया गया है, ये एक औजार है। इससे क्या कर रहा है? ये खुदाई कर रहा है, इसका कंदमूल मान लीजिए या जड़ खोद रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा ये पत्थर का बना हुआ है, इससे क्या कि ये सिलाई कर रहा है। ये कोई कपड़ा है उस पर ये सिलाई कर रहा है। पत्थर के औजार का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। अब आप सोचिए, अगर आप उस समय होते, आपके पास इस तरह के छोटे छोटे पत्थर होते, तो आप इस पत्थर से क्या क्या कर सकते थे? रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 पे लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदी और झील के किनारे पाए जाते थे। नदियों और झीलों के किनारे ही पाए जाते थे आखेटक, क्योंकि वहाँ पे पानी की उनको उपलब्धता होती थी, पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता था, इसलिए वो पानी के लिए जहाँ उनको सुविधा हो वहाँ पे रहते थे। यहाँ पे देखिए, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास भीमबेटका है। ये भी खाद्य आखेटक संघ, मतलब जो भी आखेटक थे, शिकारी थे, यहाँ पे रहा करते थे। यहाँ पे एक गुफा है। ये हुस्गी देखिए और ये कुरनूल देखिए, ये आंध्र प्रदेश में है। ये भी क्या है? यहाँ पे भी आखेटक और यहाँ पे भी आखेटक और खाद्य संग्राहक रहा करते थे। इसी तरह से ये और भी हैं, चिराद, बुर्ज होम कश्मीर में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में, हल्लूर हो गया, पय्यमपल्ली हो गया, इनाम गाम हो गया, ये मतलब कुलडीहिबा, महगढ़ा, दाओजली, होर्डिंग, ये सभी कई तरह के थे स्थान जहाँ पे शिकारी उस समय के रहा करते थे, यानी खाद्य आखेटक और संग्राहक। तो यहाँ पे सभी का नाम नहीं दिया गया है, बट कुछ का दिया गया। आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है, 3-4 नाम दे करके फिर ये पूछ देगा कि इनमें से कौन सा खाद्य आखेटक संग्राहक स्थान है, जैसे भीमबेटका, हुस्गी, कुरनूल। तो ये सब याद रखिएगा। प्राचीन समय में पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे। उस समय लोहा तो था नहीं कि लोहे का हम लोग बना सकते, लोहे का वो लोग बना सकते थे। आज तो हम लोग लोहे का बना लेते हैं या किसी और धातु का बना लेते हैं। उस समय धातु थी नहीं, इसलिए लोगों के लिए सबसे प्रायोरिटी किस चीज़ की होती थी? पत्थर के लिए। जहाँ पे अच्छे पत्थर मिलते थे लोग वहाँ पे जाते थे। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश है। पुरास्थल पर गुफाएं व करंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश से, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या यहाँ पे तुम ये बता सकते हो कि लोग ऐसी जगह में क्यों रहते थे? तो क्यों रहते थे? क्योंकि उनको छुपने के लिए, या रात में रहने के लिए, या जानवरों से बचने के लिए वहाँ पे गुफाएं थी। बारिश से, पानी से बचने के लिए गुफाएं थी। आसपास वहाँ पे पानी, नर्मदा नदी थी, इसलिए वहाँ पे थे। और उसके अलावा प्राकृतिक संपदा वहाँ पे बहुत सारी थी, जो उनकी ज़रूरतें वहाँ से पूरी हो जाती थी, इसलिए वो क्या करते थे? ऐसी जगहों पे रहते थे। शैल चित्र, इसमें हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवार पर चित्र मिले हैं। अक्सर वो लोग क्या करते थे? पेंटिंग किया करते थे। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक हिरण है और ये एक इंसान है, इसका शिकार करता हुआ दिखाया गया है यहाँ पे। इससे यही समझ में आता है कि उस समय के लोग शिकार करने, मतलब उनकी प्रायोरिटी यही थी शिकार करके भोजन इकट्ठा करना। ये आप देख सकते हैं, गुफाएं कुछ इस तरह से बनी होती थी। ये पत्थरों को काट करके बनाई जाती थी और इसमें कलर भी किया गया है। आप ये कलर देख सकते हैं कितना प्राचीन है, पर अभी तक ये बना हुआ है। पुरा स्थल क्या होता है? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ चले गए। ये ज़मीन के अंदर, ऊपर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाए।
तो पुरा स्थल क्या है, जहाँ पे ऐसे औजार बर्तन और ये सभी वस्तुएं बनाते थे, बना करके लोग वहाँ रहते थे, वो सभी पुरा स्थल कहलाते हैं, यानी पुरानी चीज़ें जहाँ पे हमें मिल सकें। अब आग की खोज, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कुरनूल गुफा, ये मैंने अभी बताया था, ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे ये कुरनूल गुफा है। तो इसके बारे में क्या है देखिए, आगे की खोज, मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज हम लोग आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? इन्हीं सब चीज़ों के लिए, खाना बनाने के लिए, हम भी ठंड से बचने के लिए करते हैं। अब तो खैर जानवरों का उतना डर नहीं रहा, पर फिर भी ठंड से बचने के लिए और भोजन बनाने के लिए तो करते ही, ये तो हमारी प्रायोरिटी है। उसके अलावा भी कई तरह के उपयोग हैं आज के समय में। तो कुरनूल एग्जाम में मान लीजिए पूछ लेगा कि आग, राख के अवशेष कहाँ मिले थे, वो भी मतलब एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में। तो कहाँ मिले थे? कुरनूल की गुफा। कुरनूल है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। नाम और तिथियाँ, जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों यानी पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये इतना बड़ा है कि इसको फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया है पुरा पाषाण काल को। आरंभिक पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हो गई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में भी बना था। वहाँ पे क्वेश्चन क्या बना था कि माइक्रोलिथ यानी कि माइक्रोलिथ का उपयोग किस युग में किया गया था, ये क्वेश्चन बना था। इस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले माना गया था। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। तो लघु पाषाण का उपयोग कब किया गया था? मध्य पाषाण युग में। ठीक है, देखिए पुरा पाषाण काल हो गया, ये 3 भागों में है, आरंभिक पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उत्तर पुरा पाषाण। फिर उसके बाद आता है मध्य पाषाण यानी मेसोलिथ। यहाँ पे माइक्रोलिथ का उपयोग किया गया, लघु पाषाण का। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का मतलब क्या होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं, अगले अध्याय में इनके बारे में मिलेंगे। अक्सर हम इन पुराने स्थानों के लिए उन नामों का उपयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो ये अगले अध्याय में मिलेगा। जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। तो हुआ क्या, 12,000 साल पहले अचानक से जलवायु का परिवर्तन होना शुरू हुआ और गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने से क्या हुआ कि जो भी मैदान थे वहाँ पे घास उगने लगी। घास उगने से जो भी उन पे डिपेंड रहने वाले जानवर हैं उनकी संख्या भी बढ़ने लगी, क्योंकि उनको पर्याप्त भोजन मिला तो उनकी संख्या बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। धीरे धीरे वो देखने लगे कि ये जानवर कैसे बच्चे पैदा कर रहा है, क्या, तो उसके बारे में उनको जानकारी धीरे धीरे हो गई। और वो खाते पीते क्या हैं इसके बारे में भी उनको जानकारी हो गई। तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। मछली तो आज के समय में भी बहुत सारे जगहों पे खाते हैं लोग, उस समय भी ये बहुत महत्वपूर्ण था खाने के लिए।
खेती और पशुपालन। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि चावल का उत्पादन गारो पहाड़ियाँ और मध्य भारत के स्थानों में चावल का उत्पादन होने लगा था। शायद महिलाएं, बच्चों और पुरुषों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो कृषक कैसे बन गए? जो भी अनाज वो देखते थे सबसे पहले तो उसको ये ऑब्जर्व करते रहे होंगे कि ये कैसे उग रहा है, फिर कैसे पक रहा है किस सीजन में। तो धीरे धीरे उनको ये सब पता चला, तो खुद से उन्होंने कोशिश किया होगा कि चलो इसको हम एक बार करके देखते हैं। एक बार किया तो हो गया, तो फिर बार बार उसी को रिपीट करने लगे। इस तरह वो कृषक बन गए होंगे। अच्छा, पशुओं को उन्होंने कैसे पाला होगा? लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये याद रखिएगा, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था तो था कुत्ता। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकते हो कि कुत्ते को ही सबसे पहले पालतू क्यों बनाया गया है? क्योंकि कुत्ता उनकी हेल्प करता होगा शिकार करने के लिए। कोई जानवर उन पे अटैक कर रहा तब उस समय उनकी सुरक्षा करता रहा होगा। इसी और भी कई वजह हो सकती हैं, कुत्ता उनको पाला होगा। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। तो बसने की प्रक्रिया क्या है? जब लोगों ने पौधा उगाना शुरू कर दिया, अनाज उगाना शुरू कर दिया और पशुओं को पालना शुरू कर दिया और घर बना करके रहने लग गए। जब इतना सब काम करेंगे, अनाज उगाने लगे, तो उनको एक जगह पे स्थिर होकर रहना पड़ेगा। इसी को ही बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवर का लोग चयन करते थे। तो बसने की प्रक्रिया के लिए लोगों ने किन जानवरों और किस तरह के अनाजों का उपयोग किया होगा? ऐसे अनाजों का जो कि बचे रह सके लंबे समय तक, ऐसे जानवर जो खतरनाक न हो उनके लिए, ऐसे ही जानवरों को पालेंगे। यहाँ पे देखिए, के लिए आमतौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, क्योंकि अगर बीमार ही हो जाएंगे तो जल्दी ख़त्म होंगे और अगर बीमार नहीं होंगे तो लंबे समय तक बचे रहेंगे। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दाने के भार को संभाल सके। अगर नहीं संभाल पाएगी तो वो दाना पकने से पहले ही गिर जाएगा। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। लंबे समय तक जब उनको सुरक्षित रख पाएंगे तभी तो अगले साल फिर से उसको उपजाएंगे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, क्योंकि अगर हिंसक होंगे तो वहीं के ऊपर अटैक कर देंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से भिन्न होते हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये एक छोटा है, एक बड़ा है। तो ये नॉर्मल वाला होगा जिसको पाला जा सकता है, और ये जंगली होगा जिसको पाला नहीं जा सकता, ये खतरनाक होगा, आकार में भी बड़ा हो सकता है और ये आकार में भी छोटा हो सकता है जानवर, और इसका दांत भी छोटा है। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है, कौन सा पालतू सूअर का है? तो यहाँ पे ये जंगली सूअर का और ये पालतू सूअर का है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। 12,000 साल पहले कब शुरू हुई? मध्य पाषाण काल में। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से, यानी आज हम जो भोजन कर रहे हैं, दाल, चावल, दाल, ये सभी इसी मध्य पाषाण काल में ही बन गए थे। खेती के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ आते हैं। तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले किस चीज़ को उपजाया गया था? गेहूं और जौ को। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर में कुत्ते को पाला गया था। उसके बाद भेड़ बकरी आते हैं।
भेड़ बकरी क्यों पाला गया होगा? भेड़ से ऊन उनको मिलता रहा होगा, बकरी से दूध उनको मिलता रहा होगा। मतलब जो उनके लिए ज़रूरी हों, जो उनके लिए उपयोगी हों, वही चीज़ें वो रखेंगे और उपजाएंगे। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज का भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक है, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अनाज के उपयोग क्या क्या हैं? बीज के रूप में उसको रखना है, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में। पहले के समय में तो कुछ यही होता था, तो एक दूसरे को दिया भी करते थे, और भंडारण के लिए भी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या तो भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उसका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। देखिए, के लिए लाए तो उसको रखने के लिए बर्तन तो बनाएंगे ही, अगर बिना बर्तन के रहेंगे तो फिर रखेंगे कहाँ? इसलिए ये उसको बनाएंगे ही ज़रूर। अच्छा, तो ये रखने के लिए क्या बनाते थे? मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाते थे, टोकरियाँ बुनी जाती थी और ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर वहाँ पे भी इसको रखा जाता था। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो कि एक भोजन का अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या हमें मिल सकता है? ऊन मिल सकता है, मिल्क मिल सकता है, और मतलब यहाँ तक कि गाय से जैसे गोबर वगैरह मिलता है, खाद हमें मिलती है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए किया जाता है? अब तो गांव में भी जानवरों की पहले जितना उपयोग होता था उतना नहीं होता, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। खेती के लिए हो गया, दूध के लिए, खाद के लिए, कई तरह के उपयोग होते थे जानवरों के। अब आरंभिक कृषकों और पशुपालक के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पे, यहाँ पे तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे होंगे। यहाँ पे नीले वर्ग आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये बुर्ज हो गया, कश्मीर, मेहरगढ़, बलूचिस्तान, कलडीवा, महागमा, चिरांद, दौजली, हेडिंग, हल्लूर, पय्यमपल्ली, ये सभी स्थानों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषक और पशुपालक की बस्तियां थी या नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। तो ये वैज्ञानिक कैसे पता लगाते हैं कि ये बस्तियां थी या नहीं? वहाँ पे जो भी हड्डियाँ प्राप्त होती हैं या पौधे जो भी मिलते हैं या जो भी वस्तुएं मिलती हैं उसको वो जांचते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह में पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भाग में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं और पहचान करके उससे ये अंदाज़ा लगाता है या उससे ये जानकारी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी अगर लायन की हड्डी वहाँ पे पड़ी है तो वो किस लिए होगा, किसी हिरण की हड्डी पड़ी होगी तो खाने के लिए उपयोग किया गया होगा। आगे देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन का मतलब क्या हुआ कि एक जगह पे रहने लगे, इधर से उधर भटकना बंद कर दिए, परिवार बनाने लगे, एक दूसरे के साथ रहने लगे। एक दूसरे के साथ तो रहते पहले भी थे, पर यह है कि घर बनाकर रहने लगे। यही होता है स्थायी जीवन। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसा कि बुर्ज होन। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। तो गर्तवास क्या है? ज़मीन के अंदर खुदाई करके वहाँ पे अंदर उसके रहना होता है। ठीक है, ये होता है गर्तवास। ये क्वेश्चन भी बना था, इसको याद रखिएगा कि सबसे पहले मतलब
ज़मीन के नीचे रहने की व्यवस्था कहाँ पे थी? तो बुर्जहोम है जो कि कश्मीर में है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। पुरापाषाण कालीन पत्थर कैसे रहे होंगे? काफ़ी बड़े बड़े, या उनमें चिकनाई कम रही होगी, उनकी धार बहुत कम रही होगी पुरापाषाण में। फिर नवपाषाण वाले कैसे रहे होंगे? आकार में वो छोटे होते गए होंगे और उनकी धार काफ़ी तेज होती गई होगी। उनमें डंठल या उनमें हैंडल भी लगने लगा होगा, इस तरह के अलग होंगे उससे, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखलियाँ और मूसल आज भी गांवों में उपयोग किया जाता है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नवपाषाण युग के कुछ उपकरण दिए गए हैं। ये पत्थर हो गया जहाँ पे इसकी ये धार बनी हुई है। इन सभी का उपयोग अलग अलग किया जाता रहा होगा। कुछ को खोदने के लिए, खनने के लिए, कुछ का काटने के लिए, इस तरह का सभी का अलग अलग उपयोग किया करते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थल में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तन का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसी अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। इस तरह के मिट्टी के बर्तन गांवों में भी यूज किए जाते हैं। हर जगह तो नहीं, पर कहीं कहीं किए जाते हैं और इसका प्रयोग अब धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है। तो कब क्या क्या करने लगे? भोजन भी बनाने लगे, एक जगह पे रहने भी लगे और कपड़े भी बनाने लगे। कपड़े के लिए कपास जैसी पौधों का भी वो मतलब उसको भी उपजाना शुरू कर दिए। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ हुए होंगे? ऐसी बात नहीं है। हर तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। कुछ लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चला करते थे। जैसे मान लीजिए कोई शिकार कर रहा है और उसने खेती भी किया हुआ है, बट मान लीजिए कैसी परिस्थिति आ गई कि उसकी खेती नहीं हो पाई, तो उसने उसको छोड़ा और शिकार पे फिर से चला गया। या मतलब जैसी उसकी परिस्थिति रही उसके अनुसार उसने काम किया, कभी शिकार किया तो कभी खेती की। अब सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है इस समय। सूक्ष्म मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ मैंने बता दिया था पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो ये कहाँ पे है मेहरगढ़? बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था, यानी मैदान था। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। इस तरह का घर आप देख सकते हैं, ये चौकोर सा बना हुआ है। कुछ में लोग रहते होंगे और कुछ में भंडारण करते होंगे। जिसे यहाँ पे देखिए, हो सकता है भंडारण होता हो। मेहरगढ़ ऐसे दिखता था। तुम जिस घर में रहते हो इसके साथ इसका कंपेयर करो, इसमें क्या क्या अंतर है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता होगा, इसलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। इस कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए दिया गया होगा। यानी कि जब भी मृत्यु के बाद दफनाया जाता था तो उनके साथ कई सारी चीज़ें रखी जाती थी। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या था,
इसके साथ ये बकरी, जैसे कि इसमें आप मेहर क्या बकरी कंकाल को पहचान सकते हो, इनमें से क्या हो सकती है? ये इंसान का है और ये बकरी का कंकाल है। आगे तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? भारत में मेहरगढ़ के बारे में, मेहरगढ़ पाकिस्तान प्रांत में, उसके बारे में हमने पढ़ा। बुर्ज होम के बारे में हमने पढ़ा, जहाँ पे गर्तवास का उपयोग किया जाता था लोग रहने के लिए। उसके अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाई जाती थी। उसके अलावा मध्य प्रदेश का भीमबेटका हमने पढ़ा। यहाँ पे क्या होता था? पूरा पाषाण काल के लोग रहा करते थे। यहाँ पे भित्ति चित्र वगैरह बनाया करते थे, चट्टान को काट कर उसके अंदर रहा करते थे। ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी। एक अन्यत्र के बारे में दिया गया है। ये फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी है। फ्रांस को ढूंढो, ये सब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यूरोप का पार्ट है फ्रांस। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस चित्र पर लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के बीच बनाए गए चित्र हैं। यहाँ पे ये चित्र आप देख सकते हैं। ये कलर किया हुआ है, इसके ऊपर ये एक भैंसे जैसा ये आकृति, मतलब भैंसे की जैसी है। इसके सींग दिख रहे हैं, ये पैर दिख रहे हैं और ये चट्टान पे बनाए गए। तो इसको क्या हुआ था, ये फ्रांस में जो बच्चे थे, स्कूली बच्चे थे, वो कहीं घूमने गए होंगे पिकनिक वगैरह में, वहाँ पे उन्होंने इसको ढूंढा था जंगल में। ये इनमें जंगली घोड़े, गाय, घोड़े, रेनडियर, बारहसिंगा सूअर और गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इस तरह के चित्र थे। इन रंगों को बनाया कैसे जाता था? इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था। ये प्राचीन पूरा पाषाण काल का, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया जाता होगा। अनुष्ठान तो आज के समय में भी कई तरह के किए जाते हैं। अब ये आपके लिए है, एटलस में तुर्की ढूंढो। तुर्की कैसे? एटलस में तुर्की ढूंढना है, वो आप ढूंढिएगा। वो एशिया और यूरोप का पार्ट है। अगर आप भारत से जाएंगे तो उसके पश्चिम दिशा में वो पड़ेगा। तो आप इसको एक बार देखिएगा, इसके बारे में क्या है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चताल ह्यूक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया जाता। बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा? कौड़ियाँ और सीपियाँ प्राचीन समय में व्यापार के लिए उपयोग की जाती थी। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? यहाँ पे उपयोगी शब्द: आखेटक, खाद्य संग्राहक, जो भोजन इकट्ठा किया करते थे। पूरा स्थल जहाँ पे पत्थरों के टुकड़े या औजारों के टुकड़े मिले, वो पूरा स्थल। उद्योग स्थल, जहाँ पे उसका निर्माण किया जाता था। आवासीय स्थल के बारे में पढ़ा। पूरा पाषाण क्या है हमने पढ़ा। मध्य पाषाण हमने पढ़ा, जहाँ पे माइक्रोलिथ का उपयोग हुआ। लघु पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और ये लघु पाषाण, मतलब यहाँ पे छोटे पत्थरों का उपयोग हुआ, या फिर इसको नवपाषाण बोला जाएगा। फिर कृषक कैसे बनते हैं ये देखा हमने। पशुपालक कैसे बनते हैं ये देखा। अच्छा, नवपाषाण युग यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ये पूरा पाषाण का ही पार्ट है, मध्य पाषाण और लघु पाषाण। नवपाषाण युग यहाँ पे है। फिर उसके बाद कब्रों के बारे में हमने देखा कि कब्रों में साथ में कुछ चीज़ें दफनाई जाती थी।